ठीक है। आपको भारत के भूगोल में पता होगा कौन कौन से टॉपिक आने में, कौन कौन से पढ़ने हैं टॉपिक? पता ही नहीं अभी तक। पता है? सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य जीव और एक ऊर्जा। टोटल 6 से 7 टॉपिक है हमारे। पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं। सामान्य परिचय के अंदर हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि भारत का नामकरण के बारे में बात करनी है कि भारत का जो नाम है भारत, इस भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है। हिंदुस्तान बोलते तो हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं, इनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। फिर हमें बात करनी है भारत के अंदर अक्षांशीय विस्तार पर। उसके बाद हम बात करेंगे देशांतर विस्तार पर। उसके बाद हम बात करेंगे सीमाएं। सीमाएं केवल स्थलीय सीमा ही नहीं देखनी हमें, स्थलीय सीमा है, तटीय सीमा है और समुद्री सीमा है। तीनों सीमाओं पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे भारत के आंतरिक परिचय के बारे में। ऊपर वाले जो 4 पॉइंट है, इनमें से ये 4 पॉइंट भारत के नामकरण या भारत के बाहर का लोकेशन बताएंगे। ये भारत के जो अंदर राज्य है, बड़ा छोटा, कोई स्थान ऊंचा है नीचा है, इनके बारे में पॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नामकरण के बारे में। नामकरण, भारत के आपने कई नाम सुने हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत शब्द ही सुना एक तो आपने। एक आपने शब्द सुना है हिंदुस्तान। एक नाम सुना आपने इंडिया। हमें इन 3 नामों पर चर्चा करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है और भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां किया गया है। अभी वर्तमान में काफी चर्चा में रहा था भारत शब्द। G20 का भी सम्मेलन, हालांकि भारत उसका मेंबर नहीं है, फिर भी उसकी अध्यक्षता भारत ने अब की बार की थी और जम्मू कश्मीर में उसका आयोजन किया गया था। और उसमें आपने देखा होगा कि हर बार हमारे जब भी किसी भी देश के द्वारा आयोजन किया जाता है, जहां पर जो भी राष्ट्र प्रमुख पहुंचते हैं, तो हर एक राष्ट्रपति के आगे या प्रधानमंत्री के आगे उसके देश के नाम की नेम प्लेट सी होती है। अब की बार हमारे प्रधानमंत्री के आगे इंडिया नहीं थी, भारत लिखा हुआ था। काफी विवाद भी रहा था कि बोले कि कांग्रेस वालों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, इस वजह से उन्होंने भारत कर दिया है। तो ये इंडिया और भारत की क्या कहानी है, ये हमें इसी में समझना होगा। सबसे पहले भारत की बात करें तो हम कहेंगे इसका उल्लेख, हमें सबसे पुराना जो उल्लेख है वो कहां पर मिलता है, तो हम कहेंगे कि इसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। या सीधा भी लिख सकते हो विष्णु पुराण में उल्लेखित, विष्णु पुराण में उल्लेखित। अब विष्णु पुराण में क्या उल्लेख किया गया है वो हमें देखना है। विष्णु पुराण में स्पष्ट शब्दों में यह लिखा गया है कि हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है, हिमालय के तो दक्षिण में हो गया और हिंद महासागर के उत्तर में, बीच में आ गया भारत, तो बोला इस भूमि को हम भारत बोलते हैं और इस भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भारतीय कहकर पुकारा गया है। तो हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे हमने क्या बोला है, भारत, और भारत यहां रहने वाले लोगों को क्या बोला है, भारतीय। ये शब्द कहां मिलते हैं, विष्णु पुराण में। ये भारत शब्द का मतलब क्या है? अगर भारत शब्द की हम बात करें तो आज वर्तमान में आप देखो कि हमारे भारत में जब भी किसी भी वस्तु का या किसी व्यक्ति का जब भी नाम रखा गया है तो वो ऐसे नहीं रखा जाता है, उसका कोई ना कोई पीछे लॉजिक जरूर रहता है। आपके भी नाम है, उन नामों का अर्थ है जरूर। हाँ, वो बात अलग है कि आप अलग नाम रख लो, पिंटू, चिंटू, ऐसे कोई, उनका तो कोई ना अर्थ नहीं होगा। लेकिन भारत,
हिंदी में जब भी हम पढ़ते हैं तो भा शब्द अक्सर प्रकाश के लिए आता है। आभा, सूर्य की किरणों के लिए, प्रकाश के लिए भा शब्द का प्रयोग होता है। जहां भा मिलता है वहां पर प्रकाश या किरण की बात होती है। रथ का मतलब होता है खोज, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो प्रकाश की खोज में हो। तो भारत शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाश की खोज में लगातार लगा हुआ क्षेत्र। तो यह तो हमें मिल रहा है कहां पर? विष्णु पुराण के अंदर। अब बात आती है हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा है? यह नाम पड़ा है सिंधु नदी के कारण। अब आप कहोगे कि सिंधु नदी कारण पड़ा है तो इसे सिंधु का स्थान बोलना चाहिए, हिंदू का स्थान क्यों बोला? तो जैसे इस क्षेत्र के अंदर आपने एक चीज नोट की, सै को है बोलते हैं। बाड़मेर में चले जाओ, वहां पर कोई चै को कुछ और ही बोल देंगे, पता नहीं चै को सै बोलते हैं ना, चाय नहीं बोलते होगे, साए ऐसे बोलते हैं उधर। और इस क्षेत्र में आप देखोगे तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? सै को है बोलते हैं। पर हड़क, हंतरा, सकारात्मक को हकारात्मक, इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार ईरान के जो लोग हैं उनके द्वारा भी सै को है बोला जाता है। तो वो सिंधु नदी को क्या बोलेंगे? हिंदू नदी। जहां सिंधु नदी बहती है वो सिंधु का स्थान, तो ईरान वाले क्या बोलेंगे? हिंदू का स्थान। तो इसी हिसाब से क्या बन गया? हिंदुस्तान। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो हम लिख देंगे ईरानियों द्वारा दिया गया, गिवन बाय द ईरानियन, ईरानियों द्वारा दिया गया। अगला आता है इंडिया शब्द। इंडिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जो यूनान के लोग थे, जिसे आज आप एथेंस या ग्रीक बोल सकते हो, यूनान बोल दो, एथेंस बोल दो, ग्रीक बोल दो, एक ही बात है। उन्होंने हमारे सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया। हम आज सोचते हैं कि आज गंगा वर्तमान में भारत में बहुत ज्यादा मतलब प्रसिद्धि प्राप्त है वर्तमान की दृष्टि से देखें, लेकिन पुराणों के अंदर अगर बात करोगे तो गंगा का उल्लेख कई बार मिला है, लेकिन वेदों में सबसे ज्यादा उल्लेखित कौन सी है? सिंधु नदी। प्राचीन समय में सिंधु सबसे ज्यादा फेमस रही है। हमारे यहां तक की सभ्यता भी कोई गंगा के किनारे विकसित नहीं हुई है, सभ्यता भी किसके विकसित हुई है किनारे? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी ज्यादा चर्चित थी। और जो यूरोप के लोग थे वो भी कौन सी नदी को जानते थे? सिंधु नदी को जानते थे, और वो सिंधु को इंडस कहते थे। तो उन्होंने इंडस से इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम है ये नाम है यूनानियों द्वारा दिया गया है। ग्रीक बोल सकते हो, एथेंस वाले बोल सकते हो। जब भी अंग्रेजी में लिखा आता है तो वहां पर तो मिलेगा यूनानियों को ग्रीक लिखा मिलेगा। तो यूनानियों द्वारा दिया गया, यहां बोल सकते हो गिवन बाय द ग्रीक। तो ये हमने बात कर ली 3 नामों के ऊपर। अब आपने कई नाम और भी सुने होंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपने एक शब्द ये सुना होगा, एक आपने नाम सुना होगा आर्यव्रत, एक आपने नाम सुना होगा, ये शब्द और सुने होंगे। नाम सुने इंडिया की? एक भी नाम नहीं है, नाम नहीं है, ये भारत के लिए उल्लेखित नहीं है, ये भारत के अंदर किसी क्षेत्र विशेष के लिए है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जम्बू द्वीप। हमारे रामायण और महाभारत के अंदर इस शब्द का उल्लेख है, जम्बू द्वीप का। लेकिन जम्बू द्वीप किसे बोला गया है? तो हमारे जितने भी भूगोलवेता है उन्होंने जब रामायण और महाभारत का अध्ययन किया, आप रामायण और महाभारत का अध्ययन करोगे ना तो आप कभी गौर करना, हमारे महाभारत और रामायण चलती भी थी कोरोना काल में, तो उसमें लिखा आता था कि जम्बू द्वीपे, एक सॉन्ग आता था जम्बू द्वीपे भारतवर्षे ऐसा करके, उसमें जम्बू द्वीप का नाम आता था। तो ध्यान रहे, जम्बू द्वीप रामायण और महाभारत में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। और जब भूगोलवेताओं ने इस ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी थी। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर MS अली, यूपी के रहने वाले हैं ये। इन्होंने जब महाभारत और रामायण का अध्ययन किया था तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो जम्बू द्वीप है वो केवल भारत के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जम्बू द्वीप का मतलब है प्रायद्वीपीय भारत से लेकर, यानी कन्याकुमारी से लेकर साइबेरिया तक का क्षेत्र, यानी पूरे एशिया के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? जम्बू द्वीप। तो ये भारत का नाम नहीं है। हाँ, रामायण महाभारत में उल्लेखित है, लेकिन रामायण महाभारत के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र बताया गया है। आप सोच के देखो कि रामायण के अंदर सभी चीजों का उल्लेख है, यहां तक कि पर्वतों का भी उल्लेख है। यहां तक यह भी बताया गया कि हनुमान जी संजीवनी बूटी कहां से लेकर गए थे? कहां से लेकर गए थे? ऋषभ पर्वत, जो हिमालय के उत्तर में पड़ता है। उसमें यह भी बताया गया कि हनुमान जी का आज वर्तमान में निवास कहां होगा? तो गंधमर्धन पर्वत। गंधमर्धन पर्वत आपको पता है उत्तरी चीन में पड़ता है। तो इन सभी पर्वतों का उल्लेख रामायण में मिलता है।
और वो इन सभी क्षेत्रों के लिए एक शब्द का प्रयोग करे, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में चाइना भी आता है, साइबेरिया भी आता है और भारत भी आता है। तो ये भारत का नाम नहीं है, एशिया का नाम है। अगला था आर्यवर्त। हां, भारत को आर्यवर्त आप बोल सकते हो, लेकिन पेपर में कभी नहीं आता। आर्यवर्त क्यों बोला गया? क्योंकि हम सभी लोग ही क्या है? आर्य हैं, और आर्य लोगों की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? आर्यवर्त। यह नाम काफी चर्चा में रहा था 2023 के अंदर। साउथ के किसी नेता ने उत्तरी भारत के लोगों पर टिप्पणी की थी कि तुम जो लोग हो ना आर्य, दक्षिण भारत वाले हमें आर्य लोग मानते, खुद को आर्य नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम मूल भारतीय हैं, द्रविड़ लोग, और आप जो हो ये यहां के नहीं हो, आप आए हो मध्य एशिया की ओर से। मध्य एशिया यानी यूरोप की बाउंड्री की ओर से। यहां के इतिहासकारों ने भी ये बातें लिखी है, लेकिन रियल बात यह है कि हमारे भारत के अंदर हम जितने भी हैं वो सारे ही आर्य हैं। तो दक्षिणी भारत के एक नेता ने टिप्पणी की कि तुम जो उत्तर भारत वाले हो तुम हो आर्य लोग, और आर्य लोग जब भारत में था ना, तब से भारत का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। द्रविड़ लोग आप साउथ में देखना कभी इतने लड़ाई झगड़े नहीं होते, और उत्तर भारत के अंदर हुड़दंग मचा ही रहता है। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर होता रहता है। अभी किसान चल दिए दिल्ली की ओर, गाने आ रहे हैं भी दिल्ली बंद, ये कर दिया वो कर दिया, ट्रैक्टर पर आ रहे हैं दिल्ली तेरे, यहां तक कि मोदी को बोल रहे हैं कि मोदी तेरे जीजा आ गए, गाने भी लगा रहे हैं ऐसे। तो साउथ इंडिया के नेता ने टिप्पणी करते बोला तुम उत्तर भारत वाले जो लोग हो तुम लड़ाकू हो और तुम आर्य हो। आर्य ही लड़ाई वाले होते थे, क्योंकि आप एक चीज सोच के देखो कि हड़प्पा काल जो पढ़ते आए हो, हड़प्पा सभ्यता जो थी वहां पर आप देखो कि हमें लिपि समझ नहीं आती, लेकिन जो वैदिक सभ्यता आई थी उसमें वेदों की लिपि आप समझते हो, वेद पढ़ते भी हैं, और वो वेदों को लिखने वाले कौन थे? आर्य लोग। और आर्य लोग ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता नहीं थी वैदिक सभ्यता। और उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि ये कबीले होते थे, आपस में लड़ते थे, यहां तक कि राजा सुदास का 10 राज्य युद्ध, इनका उल्लेख नहीं मिलता। तो दक्षिणी भारत के नेता ने भी यही कहा था कि हड़प्पा सभ्यता में एक भी लड़ाई का उल्लेख नहीं मिलता, और जब से तुम आर्य आए हो तब से 10 राज्य युद्ध, हाइडेस्पेसिस का युद्ध, सभी चीजों का उल्लेख मिलने लग गया। उस समय उस दक्षिणी भारत के नेता को सदन से भी बाहर किया गया था। भी तुमने गलत बोला है, पूरे भारत में रहने वाले लोग आर्य ही हैं, तो पूरे भारत को ही क्या बोला जाएगा? आर्य। लेकिन यह शब्द मिलता जरूर है, लेकिन पेपर में नहीं आता। ब्रह्मवर्त, इस शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या कहा गया? ऋग्वेद में यह बोला गया कि सरस्वती नदी और यमुना नदी, इनके बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता है। अब सरस्वती नदी कहां बहती है? तो आप जानते हैं कि सरस्वती नदी आज वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। उसी का जो मार्ग है उसी पर बह रही है घग्गर, इसीलिए घग्गर को नाली बोलते हैं, क्योंकि घग्गर का खुद का रास्ता नहीं है, वो सरस्वती के बनाए हुए रास्ते पर बह रही है, उसीलिए नाली बोला जा रहा है। तो आप घग्गर देखोगे, हरियाणा की पश्चिमी सीमा, पंजाब और हरियाणा के बीच बाउंड्री बनाती है घग्गर। मानचित्र में देख लेते हैं कहां बना रही है। यह हरियाणा रहा, यहां से होती हुई घग्गर बहेगी और यहां से बहती हुई यमुना आती है। तो दोनों के नदियों के बीच का जो क्षेत्र यह हरियाणा है, इसी क्षेत्र को ब्रह्मवर्त बोला गया। ऋग्वेद के अंदर यह बात उल्लेखित है, यानी पूरे भारत को ब्रह्मवर्त नहीं बोला जा रहा, केवल इसी क्षेत्र को बोला जा रहा है। तो इसका मतलब यह नाम भारत का नहीं है। तो सबसे पहले हमने बात की है यहां पर 3 नामों पर, यह नाम आपको ध्यान नहीं रखने हैं। यह जम्बू द्वीप, कई बार क्या विद्यार्थी के मन में चलता रहता है जम्बू द्वीप। आपने जम्बू द्वीप के आगे अलावा भी कुछ नाम सुने हो सकते हैं। रामायण महाभारत में केवल एक जम्बू द्वीप का उल्लेख नहीं है। रामायण महाभारत के अंदर, आप महाभारत देखी तो है क्या सभी ने? उसमें एक संजय का रोल आया था, धृतराष्ट्र को उसने लाइव टेलीकास्ट करके बताया था। तो उस व्यक्ति ने, धृतराष्ट्र ने यह भी पूछा था कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, तब संजय ने कहा था कि उल्टे खरगोश के समान दिखाई देती है। उल्टे खरगोश के समान हमारी पृथ्वी दिखाई देती है, और पृथ्वी के ऊपर पश्चिम में जाती हो दो पीपल के पत्ते के समान भूखंड है बड़े बड़े, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को उसने पीपल के पत्ते के समान बताया। तो दक्षिण अमेरिका का मानचित्र आप देख लो। अफ्रीका को उसने खरगोश के कान बताए हैं, और यूरोप और एशिया को खरगोश बताया, उल्टे खरगोश के समान। महाभारत में उल्लेख है ये बात। फिर हमारे प्रोफेसर MS अली हैं, उन्होंने बताया है कि महाभारत के अंदर जो पूरी पृथ्वी थी, जितने की उसके ऊपर स्थलीय भाग था, उसको 7 द्वीपों में बांटा गया था। जम्बू द्वीप है, काश द्वीप है, पलक्ष द्वीप है, क्रोंच द्वीप है, शलमल्ली द्वीप है, पुष्कर द्वीप है, ऐसे करके 7 बड़े बड़े द्वीपों में बांट दिया था। लेकिन हमें उन पर चर्चा नहीं करनी होती है। ये जब स्पेशल कोई हमारे फर्स्ट ग्रेड के कोर्स वगैरह पढ़ाते हैं तो उसके अंदर ये सारा बताना पड़ता है। जो हमारे होता है ना भौगोलिक चिंतन, थिंकर्स पढ़ाते हैं, उनमें ये सारी चीजें आती है। तो ये हमें ध्यान रखने 3 नाम। अब हम आगे देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर हम भारत के
अक्षांशीय विस्तार पर चर्चा करें, अक्षांशीय विस्तार पर चर्चा करें तो हमें भारत के दो अक्षांशीय विस्तार लिखने हैं। एक तो हम लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। एक हम पढ़ेंगे 6 डिग्री 4 मिनट 4-5 बोल सकते हो आप इसे, नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। आपने जब भी राजस्थान का भूगोल पढ़ा या अन्य किसी भी राज्य का भूगोल पढ़ा है तो हमेशा एक ही अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हो। हम यहां पर दो पढ़ रहे हैं, दो का कारण हम देखेंगे, दो क्यों पढ़ रहे हैं, पेपर में आ जाए तो हमें कौन सा करना होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारे यहां पर अक्षांशीय विस्तार के पीछे, दोनों के पीछे क्या शब्द आ रहा है? नॉर्थ लैटिट्यूड आ रहा है, यानी उत्तरी अक्षांश आ रहा है। उत्तरी अक्षांश का यहां से मतलब क्या है? उत्तरी अक्षांश कहने का मतलब है कि हमारी जो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर एक बीचों बीच में रेखा है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। यह भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाला जो भाग है वह है नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण वाला भाग है साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर में जितने भी अक्षांश होंगे वो सारे के सारे उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे और इसके नीचे वो सारे के सारे दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। जब भारत के अक्षांशीय विस्तार के पीछे उत्तरी शब्द आ रहा है, इसका मतलब भारत कौन से गोलार्ध का हिस्सा है? उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, इसलिए यहां पर उत्तरी अक्षांश शब्द आ रहा है। अब ये दो क्यों रखे, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे अभी। यहां पर भारत का एक बिंदु है जिसे हम बोलते हैं भारत का उत्तरी बिंदु। यह वाला जो बिंदु है इसे भारत का बोलते हैं मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। यहां पर जो बिंदु है इसे हम बोलते हैं दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 बिंदु। पीछे संख्या भी देखो आप, हमने 2 जरूर लिखे हैं लेकिन इसमें संख्या देखो कितनी है, 3, क्यों ये वाली और ये वाली तो सेम ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ, पेपर में ये लाइन सीधी सीधी आती है, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ, इसका मतलब है वो आपको यहां से लेकर यहां तक ही पूछ रहा है, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक। 2 लैंग्वेज दे सकता आप, एक तो ये कहेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ, या वो ये लैंग्वेज दे सकता है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताओ। अगर ये 2 लैंग्वेज आए तब आपको यहां से लेकर यहां तक बताना है और इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऊपर वाला। अगर वो आपको कहे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ या बोले द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार बताओ, इसका मतलब है वो आपको यहां से लेकर यहां तक पूछ रहा है, तब आपको कौन सा बताना होगा? नीचे वाला बताना होगा, 6 डिग्री 4-5 मिनट वाला। अब हम देख लेते हैं कौन सा बिंदु कहां पर है। उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का? कौन सा है? इंद्राकोल है। यह इंद्राकोल है कहां पर? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। फिर आता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। दूसरा नाम क्या है? कैप कैमोरिन। दूसरा नाम है कैप कैमोरिन। यह कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में। फिर आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब आपको कि ये दक्षिणी आ गया, ये दक्षिणतम आ गया, पेपर में कौन सा करें? पेपर में अगर ये पूछा जाता है भारत का दक्षिणी बिंदु बताओ, कन्याकुमारी करना है आपको। दोनों ऑप्शन में एक साथ कभी नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन में कभी एक साथ नहीं आएंगे। जितने भी एग्जाम हुए, हालांकि विद्यार्थी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, दोनों आ गए तो कभी नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। इसके लिए स्पेशल शब्द ये आएगा दक्षिणतम। जैसे आपने तम शब्द लग जाए ना, भले ही ये मिल जाए फिर भी आपको ये करना होगा पॉइंट।
कारण क्या है दक्षिणतम का? हिंदी जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते आए हैं कि जब तम शब्द लग जाए तो उससे भी और ज्यादा नीचे हो जाता है। जैसे कि श्रेष्ठतम, जो श्रेष्ठ में भी और ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान राम के लिए बोलते हैं ना पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी जो और क्या है, और ज्यादा उत्तम है। तो उसी प्रकार दक्षिणतम, जो दक्षिण से भी और ज्यादा दक्षिण में है। तो ये कौन सा पॉइंट हमारा? ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, और इसे किस नाम से जाना जाता है? पार्सन पॉइंट। इन तीन नामों से जाना जाता है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये कौन से द्वीप के ऊपर है? तो अंडमान निकोबार के अंदर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। तो आपको ध्यान रखना है भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन से द्वीप के ऊपर पड़ता है? ग्रेट निकोबार। तो हमने भारत के उत्तरी बिंदु, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु और भारत के दक्षिणतम बिंदु, इन तीन पर चर्चा की है। अब हमारी परीक्षा में यह क्वेश्चन बन सकता है हमसे कि जो ये वाला बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट, हमारे 2004 के अंदर सुनामी आई थी। सुनामी जानते हो क्या होती है? क्या होती है सुनामी? बाढ़, चक्रवात। खुल के बताओ, धीरे धीरे क्या बोल रहे हो? समुद्र में शब्द क्लियर नहीं कर रहे आप। समुद्री लहर, समुद्र में ऐसे लहरें होती नहीं तो ज्वार आता है, फिर उसको सुनामी बोल देंगे, फिर ज्वार को क्या बोलेंगे? तो वो तो फिर ज्वारीय तरंगे हुई। ज्वार से उत्पन्न तो ज्वारीय तरंगे होती। सुनामी का मतलब होता है जब समुद्र में भूकंप आता है और भूकंप से उत्पन्न जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं उन्हें सुनामी बोला जाता है। ज्वार से उत्पन्न होगी उन्हें ज्वारीय तरंगे बोलेंगे। तो इस बात का ध्यान रहे कि सुनामी की उत्पत्ति हमेशा ही भूकंप से होती है। और जब भूकंप आया 2004 के अंदर, यह आया था हमारे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के आसपास। और इसकी गजब बात यह है कि विश्व के अंदर अभी तक दो सुनामियां सबसे बड़ी मानी जाती है। एक तो आई थी 1958 में, जो विश्व की अब तक सबसे बड़ी सुनामी मानी गई है, जिसे मेगा सुनामी नाम दिया था। अलास्का क्षेत्र में आई थी। कहते हैं कि 1958 की सुनामी जब आई थी तब समुद्र की जो तरंगे हैं वो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के बीच ऊंची उठी थी। और जब वो तट क्या कर टकराई अलास्का के, तो अलास्का के तट के टकराकर 80 किलोमीटर तक अंदर पानी चला गया था। पर लोग इतना ही भी अलास्का क्षेत्र में लोग रहते नहीं है, कम लोग रहते हैं, तो इतना जान मानकर नुकसान नहीं हुआ। हमारे जो ये सुनामी आई थी, कहते हैं 1700 फीट, 1700 फीट को आप 3 से भाग दे लो, कितना बनता है? लगभग 600-700 मीटर तक इतनी ऊंची तरंगे उठी थी। आधा पौने किलोमीटर मान लीजिए आप, इतनी ऊंची तरंगे उठी थी, जिसके कारण इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत के 5 लाख लोग मरे थे। तो 2004 में जब ये सुनामी 5 लाख लोग मरे, उस समय हमारा जो ये द्वीप है ये डूब गया था, जलमग्न हो गया था। परीक्षा में यह क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष आई सुनामी के अंदर हमारा जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो जलमग्न हो गया था हिंद महासागर में। तो आपको ध्यान रखना है 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया था। भारत का वो ये वाला यही पॉइंट है जो विषुवत रेखा के सबसे निकट पड़ता है, क्योंकि ये बिंदु कितने डिग्री अक्षांश पर है? 6 डिग्री 4-5 पर। ये कितने पर है? 8 डिग्री 4 पर। और ये कितने पर है? 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सबसे निकटतम स्थान है इन तीनों में से? तो इंदिरा पॉइंट है। तो ये हमने बात कर ली भारत के उत्तरी बिंदु, मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु पर। अब बात करेंगे हम जब 8 डिग्री 4 मिनट से जब 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएंगे, तो स्पष्ट सी बात है बीच में 23.5 तो आएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से चलें, भले आप 6 डिग्री 4 मिनट से चलें, 37 डिग्री तक जाएंगे, 23.5 आएगा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। तो इसका मतलब कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। परीक्षा के अंदर अब यह वाला क्वेश्चन आने से बंद हो गया अभी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, सभी जानते हैं। लेकिन परीक्षा में अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये आ रहा है कि जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा,
उनका पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम लगाओ। आजकल क्रम वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो ये कौन सा राज्य है? पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं हम। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 3 नाम हैं, उनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। एक तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तीनों का नाम मैं से शुरू हो रहा है। तीनों ही पूर्वोत्तर भारत के। नीचे वाला मिजोरम, ये मणिपुर और ये है मेघालय। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भले ही आप पूर्व से पश्चिम की ओर आओगे तो इधर पश्चिम से पूर्व इस साइड से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात आती है कि जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, केवल इन्हीं 8 राज्यों की बात कर रहा हूं मैं अब एक बार, जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों में बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान। मध्य प्रदेश भी बोला है क्या कोई? बोला है क्या कोई? तो इन 8 राज्यों में बड़ा राज्य राजस्थान है। इन 8 राज्यों में छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा है? त्रिपुरा है। इन 8 राज्यों की 8 राजधानियां हैं। तो इन 8 राज्यों की 8 राजधानियां हैं। तो इन 8 में सबसे निकटतम राजधानी कौन सी है कर्क रेखा के? कौन सी है? झारखंड की राजधानी रांची। इन 8 राज्यों में दूरस्थ राजधानी कौन सी है? दूरस्थ सबसे दूर कौन सी है? जयपुर। इन 8 राज्यों में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम लंबाई कहां है? राजस्थान। ये आपको 6 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ये कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर बताओ। हालांकि कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो शहर है वो त्रिपुरा का है और उसका नाम है उदयपुर। जैसे हमारे राजस्थान में उदयपुर है, वैसे त्रिपुरा के अंदर भी एक उदयपुर है। तो वो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है। लेकिन परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। परीक्षा के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो 2 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये भी नहीं पूछते हैं। फिर भी भूला भटका कोई एक आध आपसे हो सकता है उत्कर्ष के टेस्ट में ही पूछ ले। तो मैं दोनों को ध्यान में रख के चल रहा हूं। उत्कर्ष के टेस्ट में आएगा तो भी आपको बता दूंगा और परीक्षा में आएगा वो भी बता दूंगा। यहां तक कि ये भी बता दूंगा कि उत्कर्ष के टेस्ट में आए तो आपको जवाब क्या करना है और पेपर में आए तो क्या करना है, ये भी कंफर्म। क्योंकि आगे जब मैं आपको लेकर जाऊंगा ना भौतिक प्रदेश में, तो एनसीईआरटी और रियल के अंदर दोनों में विवाद होगा। एनसीईआरटी में कुछ चीजें गलत लिखी हुई है, लेकिन एग्जामिनर मानता किसको है? एनसीईआरटी को। तो जब मैं जहां पर कोई पॉइंट आएगा तो मैं उसके आगे लिखाऊंगा एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार लिखा तो इसका मतलब है पेपर में आए, ओरिजिनल पेपर में, तो वो करो। मान लीजिए मैं किसी ऊंची चोटी को लिखा रहा हूं तो मैं लिखा दूं कि ये सर्वोच्च चोटी है, तो इसका मतलब उत्कर्ष का टेस्ट आए तो ये जवाब देना आपको। और अगर मान लीजिए उसी के नीचे कोई और चोटी उसके नीचे लिखा दूं सामने की एनसीईआरटी के अनुसार, तो ओरिजिनल पेपर में आए एनसीईआरटी वाली करो। उसका कारण है कि सही रियल में वो है जो उत्कर्ष पूछ रहा है। सही पूछ रहा है उत्कर्ष, गलत नहीं पूछ रहा। लेकिन सरकार मानती है एनसीईआरटी को। एग्जाम्पल दे देता हूं पहले मैं आपको। 2023 में एक एग्जाम हुआ था, अभी पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, उसका कोई मंदिर का क्वेश्चन था शायद। मंदिर का क्वेश्चन था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि कोई मंदिर है जो आप जानते हो कि कहां पर है, जोधपुर में है, और आप कई बार उस मंदिर में गए हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यह मंदिर कहां है, आपको ऑप्शन दे जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर। अब आपको कहे चारों ही नहीं है, तो चारों ही नहीं है। अब आप या तो उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे या गलत मानोगे। एग्जामिनर ने उसका आंसर मान लिया नागौर, हालांकि उसमें ऑप्शन में मान लीजिए आपको जोधपुर भी दे दे और आप जोधपुर करके आओ और एग्जामिनर क्या मान लिया नागौर। बच्चों ने उसको चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद जब सरकार के पास पहुंची तो सरकार ने कहा कि देखो कि राजस्थान बोर्ड की किताब उसमें क्या लिखा है, इसका अलग दे रखा है। और आप जो करके हो, ये बात हमें भी बताए कि ये मंदिर इस जिले में है, लेकिन ऑफिशियल सोर्स में क्या लिखा है, ये हम तो इसे मानेंगे। ये और कोई 12 की साइड का, हाड़ौती साइड का मंदिर था। कौन सा? हां, ऐसा क्वेश्चन है तो सरकार को भी पता है कि वो दूसरे जिले में है, लेकिन आंसर मान रही है दूसरा। तो इन चीजों के ऊपर काफी रहेगा। हर जगह मैं आपको लिखवाऊंगा जहां पर एनसीईआरटी में इनमें विवाद आएगा।
तो पहले तो हमने इन 6 क्वेश्चनों को देख लिया अच्छे रूप से कि 6 क्वेश्चन क्या हैं, कितने राज्यों से गुजरती है, उनका क्रम देखा है। कर्क रेखा का काम इतना ही है क्या? कर्क रेखा का काम केवल इतना नहीं है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है तो इसका भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। ये हमारे 0 डिग्री, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और नीचे आती है यहां पर अंटार्कटिक रेखा। ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी कब गिरती है? 21 मार्च, जून। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। भूमध्य रेखा पर सीधी कब गिरेगी? 23 सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को दोबारा सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर। फिर अप्रैल, मई, जून। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा वाले क्षेत्र के बीच में ही पड़ती है सीधी। इसी क्षेत्र में सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी, ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती। तो जहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है इस क्षेत्र में, तो यहां पर हमेशा तापमान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, तो उच्च तापमान। जिस क्षेत्र में सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी वहां पर तापमान हमेशा उच्च रहेगा। जब तापमान उच्च रहेगा तो यहां की हवाएं हमेशा गर्म होकर क्या उठ जाएगी? ऊपर। आप देख सकते हो कोई भी जो तरल पदार्थ होता है या गैसीय पदार्थ होता है हमेशा गर्म होने के बाद ऊपर उठेगा। आप रसोई घर के अंदर आप देख लो एडजस्ट फैन कहां लगाते हो? छत के पास, क्योंकि भाप आपने देखी होगी ऊपर उठते हुए। चाय बनाते तो आपने देखा होगा कि वो बात अलग है कि तुम चाय पत्ती सारी मिक्स करके फिर उबाला मारते हो। बनाते हो तो तुम ऐसे ही हो सारे चाय बस सारी मिक्स करके, है ना? नहीं बनाते ऐसे? पानी उबालते हो तुम भले उबाल लो, ये तो उबालते नहीं। मिक्स करते ना सर, इतना टाइम कहां है? लेकिन असल में जो सबसे बेस्ट चाय बनती है वो बनती है खेत में। खेत में जो चाय बनाते हैं ना वो बढ़िया वाली होती है। खेत में जब चाय बनाते हैं तो पहले पानी को टेकेंगे और बाद में पत्ती डालेंगे और वो उबालेंगे कई देर, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसमें कभी गौर किया हुआ आपने कि जैसे जैसे पानी गर्म होता है नीचे से तरंगें सी उठती है ऊपर की, ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे की ओर जाता है। तो आप देख रहे हो कि गर्म पानी ऊपर आ रहा है, ठंडा पानी नीचे जा रहा है। तो जब यहां की हवाएं गर्म होंगी तो ये हवाएं भी ऊपर उठेंगी। ये वाला एरिया हवा से खाली, यहां क्या बनेगा? लो प्रेशर। नीचे वाला एरिया हवा से खाली, लो प्रेशर। यहां वाला लो प्रेशर बन गया तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए दोनों ओर से क्या आती है? हवाएं आती है। जब ये हवाएं समुद्र के ऊपर से निकलकर यहां पहुंचेगी तो अपने साथ बहुत सारी नमी लेकर आएगी। जैसे यहां पर पहुंची तो किसके संपर्क में आई? तापमान के। दोबारा गर्म हुई, ऊपर उठी और ऊपर उठकर बाद में ठंडी होकर इसने खूब बरसात कर दी। तो जहां पर ये वाला जो क्षेत्र है कर्क से मकर रेखा वाला, इसमें तापमान भी उच्च होता है और इसके अंदर हमेशा वर्षा भी कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो उच्च तापमान, उच्च वर्षा। और जहां पर ये दोनों कंडीशन लागू होती है वहां पर तीसरी कंडीशन अपने आप आ जाती है, उच्च आर्द्रता यानी चौमासा, ह्यूमिडिटी। उच्च तापमान होता है हमेशा इस एरिया में, इस एरिया में हमेशा ज्यादा बरसात होती है और इस एरिया में हमेशा ही उच्च आर्द्रता। हमारे यहां पर इतना लागू नहीं होता है, इसीलिए हम गोरे हैं। दक्षिणी भारत वाले लोग देख लो आप, तापमान ज्यादा, साल भर तापमान ज्यादा रहता है। तो साउथ की फिल्मों में कभी देखा है कि जैकेट पहन के आते हैं? आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। सीधा एक लुंगी होती है, वो गांठ देकर फिर लड़ाई शुरू, यही होता है। या वो एक दुपट्टा सा होता है, रजनीकांत। साउथ इंडिया कभी जैकेट है, कोई स्वेटर पहने देखा? उच्च तापमान है वहां पर। कभी देखना जब फिल्म होती है, फिल्म के अंदर बीच में मारा मारी के बीच में बरसात बरसू दिखाई देंगे, वो बरसात भी उस क्षेत्र में ज्यादा होती है। और उन लोगों को देख लो, थोड़ा सा जब भागदौड़ कर ले तो उनके चेहरे चमकते हैं, बाद में पसीना आ जाता है,
लड़ाई कभी देख लेना साउथ इंडिया कोई भी मूवी है, साउथ इंडिया की मूवी तो गजब ही होती है, सोच के देखो कि मरने के बाद भी दिल सीधा फेंक कर फिट कर सकता है वो। तो जहां पर ये तीनों कंडीशन लागू हो जाए उस क्षेत्र को हमेशा ही क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जहां पर उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उष्ण। इससे ऊपर वाले क्षेत्र में चले जाओ, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, जब सूरज यहां होगा 21 जून कर्क रेखा, तब यहां पर क्या होगी, गर्मी। जब सूरज नीचे आ जाए मकर रेखा पर, तब यहां क्या होगी, सर्दी। यही कंडीशन यहां लागू होती है, जब सूरज नीचे होगा तो यहां गर्मी, जब सूरज यहां आ जाएगा तो यहां पर सर्दी। तो इन दोनों क्षेत्रों में क्या होती है, 6 महीने ठंड होती है, 6 महीने क्या होती है, गर्मी। गर्मी को उष्ण, ठंड को शीत, तो क्या बन गया, तो इसका मतलब कर्क से लेकर आर्कटिक या मकर से लेकर अंटार्कटिक के बीच का क्षेत्र, तो इसमें कौन सा कटिबंध पाया जाता है, शीतोष्ण। ऊपर वाला जो ये वाला एरिया है या ये वाला एरिया, यहां पर ठंडी ठंड रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। तो पूरी पृथ्वी को 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है। एक तो कौन सा कटिबंध है, उष्ण, एक कौन सा होता है शीतोष्ण, एक कौन सा होता है शीत। अब भारत में कितने जलवायु कटिबंध है, तो आप देखो कर्क रेखा के नीचे कौन सा है, कर्क रेखा के ऊपर कौन सा है, शीतोष्ण। तो हमारे भारत के अंदर 2 जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। कर्क रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है यहां पर कौन सा कटिबंध है, शीतोष्ण, और इसके नीचे वाले हिस्से में उष्ण है। तो परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के अंदर कितने जलवायु कटिबंध हैं, 2, शीतोष्ण उष्ण। फिर वो ये पूछ सकता है कि भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करने का काम कौन सी रेखा करती है, कर्क रेखा करती है। अभी परीक्षा के अंदर एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया, मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। एक रख रहा हूं राजस्थान के किसी एग्जाम का, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड का हो, आरएस का हो कोई। एक रख रहा हूं यूपी पीसीएस 2022 का, ठीक है। पहला क्वेश्चन रख रहा हूं यूपी पीसीएस 2022 का। उन्होंने क्वेश्चन दिया, 4 कथन दिए हैं, इनमें से गलत कौन सा है, सही कौन सा, यह आपको बताना है। गलत लगे तो हाथों हाथ बता देना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। पहला कथन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, सही है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन, भारत में केवल उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, गलत है। भारत में केवल उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, गलत है, क्योंकि ऊपर कौन सी है, शीतोष्ण। तीसरा कथन है, भारत विश्व का 2.4% भाग है, सही है। चौथा ऑप्शन है कि भारत की उत्तर से जो दक्षिण तक लंबाई है यह पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से ज्यादा है, सही है। अच्छा, तो इसमें से 2 कथन गलत और 2 सही हैं, आपने अभी एक ही गलत बताया है, चौथा वाला। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहले में हमने बोला है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, सही था। दूसरा मैंने बोला है, पहला बिल्कुल सही है, ये मैं भी मानता हूं। दूसरा कथन मैंने बोला है कि भारत के अंदर केवल उष्ण कटिबंध पाया जाता है, ये गलत है। अब बचे 2 क्वेश्चन, 2 कथन। एक कथन मैंने बोला है कि भारत विश्व का 2.4% भाग है, सही है। अगला कथन मैंने बोला है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई से ज्यादा है, यह भी सही है। तीसरा गलत है या चौथा गलत है, तीसरा गलत है, 2.4% वाला गलत है। अब आपको हमने तो 2.4 ही पढ़ा है, ये पढ़ा है, आपने सही नहीं पढ़ा। फिर जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ो तब कभी गौर करना, उसमें लिखा है कि भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% भाग है। भौगोलिक, भौगोलिक का मतलब है पृथ्वी के ऊपर जो स्थलीय भाग है, केवल इसका 2.4 है। अगर पूरी पृथ्वी पर स्थल और जल वाले पूरे क्षेत्र को मिला ले तो भारत पूरी पृथ्वी का केवल 0.5% भाग है, पूरी पृथ्वी का तो 0.5%, लेकिन पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग है उसका भारत कितना है, 2.4। यह परीक्षा में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं जो राजस्थान में पूछा गया है कि भारत में से कर्क रेखा मध्यवर्ती भाग से होकर गुजरती है, अगर इसके स्थान पर विषुवत रेखा होती तो, आगे लगा दी उसने डैश 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 डैश। ऑप्शन दे रहा है उच्च तापमान उच्च वर्षा, बी ऑप्शन दे रहा है न्यून तापमान न्यून वर्षा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है उच्च तापमान उच्च वाष्पीकरण, चौथा ऑप्शन दे रहा है यहां पर कि न्यून वाष्पीकरण न्यून तापमान। एबीसी मत बोलो, सीधा बताओ, 4 शब्द बोले मैंने भी।
एक बताना है, एक बताना है उनमें से, 2 और 4 गलत है, 1 2 सही है। आप बताओ विषुवत रेखा के पास कैसा होता है? उच्च तापमान होता है। और आर्द्रता तो मैंने शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। वर्षा पीछे बताया भी आपको यहां पर लिखकर। आर्द्रता कब आएगी? जब उच्च तापमान के साथ क्या हो? उच्च वर्षा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर भारत में कर्क रेखा के बजाय क्या गुजरती हो? विषुवत रेखा। तो भारत में कंडीशन क्या लागू होगी? उच्च तापमान और उच्च वर्षा। परीक्षा में आ गया ये क्वेश्चन। तो ये हमने बात कर ली पूरी के पूरे अक्षांशीय विस्तार के ऊपर। अब मैं एक बार पूरा दोहरा रहा हूं आपसे क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले है भारत के नामकरण। नामकरण में हम बात करें तो सबसे पहला नाम पड़ा भारत। भारत का उल्लेख कहां है? विष्णु पुराण के अंदर। दूसरा नाम हिंदुस्तान नाम किसने दिया? किसके द्वारा? हिंदुस्तान नाम ईरानियों द्वारा। फिर नाम आता है हमारे इंडिया। इंडिया नाम यूनानियों। यूनानी को क्या बोलते हैं? ग्रीकों के द्वारा दिया गया है। फिर बात आती है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर मैं सीधा सीधा क्वेश्चन दूं, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। पीछे वाले शब्द खाई गए। ये उत्तरी अक्षांश बोलना है। पेपर में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ। पेपर में क्वेश्चन आपको देगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। फिर वो आपको देगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीसरा ऑप्शन देगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। फिर आपको देगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो मेरे को ही पता है, सही बोला मैंने। मैं आपको बता रहा हूं, ये बोलने हैं शब्द 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर वो आपको कहे द्वीपों सहित बताओ, 6 डिग्री 4 5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कहां है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। कन्या, हाँ कुमारी, कुमारी मत बोल देना। दूसरा नाम कैप कैमोरिन। कहां है? तमिलनाडु के अंदर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु? दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट। तीसरा पार्सन पॉइंट। कौन से द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार। किस वर्ष आई सुनामी में डूब गया था? 2004 में। फिर बात आती है कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से गुजरती है? पश्चिम से पूर्व क्रम बताना है। पहला राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां मिजोरम। कर्क रेखा के ऊपर स्थित बड़ा राज्य, छोटा राज्य, कर्क रेखा की अधिक लंबाई, कम लंबाई, निकटतम राजधानी, दूर राजधानी। कर्क रेखा भारत को कितने जलवायु कटिबंध में बांटती है? कौन कौन से? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? नीचे कौन सा है? और इसके बजाय यहां पर विषुवत रेखा होती तो उच्च वर्षा होती। चलो ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है। 4 शहरों के नाम दूंगा आपको मैं, पहले लिख ही देता हूं, बाद में आप पहला दूसरा करोगे, खुद ही भूल जाओगे आप। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं गिरती? जयपुर किस किस का जवाब है? 4 से 5। चेन्नई किस किस का है? अच्छा, किस हिसाब से जवाब दिया आपने? चेन्नई जो आंसर है वो पूर्ण रूप से क्या पर है? आंसर इसका सही है जयपुर। जयपुर कहां पड़ता है? यहां पर। भोपाल मध्य इस रेखा से नीचे, कोलकाता इसके नीचे, चेन्नई यहां पर। तो अभी हम बात तो करके हैं कि मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। जयपुर क्या पड़ता है? कर्क रेखा के उत्तर में। बाकी तीनों के तीनों शहर कहां पर है? कर्क रेखा के नीचे। तो हमारे सीधी किरणें इन सभी स्थानों पड़ेगी, लेकिन जयपुर में नहीं गिरेगी। तो ये हमने यहां पर इस पर भी चर्चा कर ली है। लिखो, लाओ भारत का सामान्य परिचय हेडिंग।
आप इतना ही आते होगे रोज? अच्छा, B7 वाले इतना ही हो गया? लिखो सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंदर जैसे मैंने लिखा हुआ है ये ऐसा कैसा ही उतार दो आप। उतार दिया? लिख दिया सभी ने? अब लिखो अक्षांशीय विस्तार, हेडिंग लगाओ अक्षांशीय विस्तार। दोनों लिख दो। आप उत्तरी अक्षांश शब्द लिख देना, एनएल मत लिखना आप। लिख दिया? अगली लाइन में एक शब्द लिखें, उत्तरी बिंदु। एक शब्द लिखना आपको, उत्तरी बिंदु। बराबर का निशान लगाओ इसके आगे, उत्तरी बिंदु के आगे बराबर का निशान, और फिर लिख दो इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। ब्रैकेट में लिख दो लद्दाख। अगली लाइन में लिखो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। बराबर का निशान लगाकर दोनों नाम लिख दो। कन्याकुमारी ओब्लिक, ओब्लिक का ही निशान लगाना है आपको, कैप कैमोरिन। ब्रैकेट में तमिलनाडु। फिर है दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु तीन नाम है, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट।
द्वीप का नाम ब्रैकेट में ग्रेट निकोबार। पिग्मेलियन क्या? हाँ, नाम तो रखा गया, पहले पिग्मेलियन था वहां जनजाति समूह के कारण, बाद में इसका नाम इंदिरा नाम तो रखा गया इंदिरा गांधी के नाम पर। ये लोकल लैंग्वेज के वर्ड है वहां के, इंदिरा अंडमान निकोबार के, पिग्मेलियन, पार्सन वगैरह। लिख दिया? नोट करके पॉइंट लिखो। नहीं, हाथों हाथ सुनामी जाने के बाद वापस ऊपर, क्योंकि समुद्र का पानी सुनामी जाने के बाद लेवल में आ जाएगा ना, वापस बाहर आ गया। नोट करके लिखना आपको। पहला पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट 2004, इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया था, जलमग्न हो गया था। दो नंबर पॉइंट नोट में, इंदिरा पॉइंट भारत का विषुवत रेखा के, इंदिरा पॉइंट भारत का विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित स्थान है, सबसे निकट स्थित स्थान है। लिख दिया? ठीक है। फिर लिखो आप कर्क रेखा, हेडिंग बना दो, कर्क रेखा। ये तो आप जानते हो कर्क रेखा कितना डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी, बराबर का निशान लगाओ कर्क रेखा के आगे, और फिर लिखो 8 राज्य, 8 राज्य। 8 राज्य जो आपने शब्द लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में लिखना पश्चिम से पूर्व। आपने जो 8 राज्य शब्द लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में पश्चिम से पूर्व। कहने का मतलब है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। अब इन 8 राज्यों का पश्चिम से पूर्व क्रम लिखेंगे हम। लिखिएगा, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। लिख दिया? ठीक। 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, ऐसे लिख दो। इन 6 पॉइंटों का आपको ऐसे ही लिखना है। ये बड़ा राज्य भारत के संदर्भ में नहीं है, केवल कर्क रेखा के संदर्भ में लिखे गए हैं ये 6 पॉइंट।
लिख दिया? नोट करके पॉइंट लिखो। कर्क रेखा भारत को, कर्क रेखा भारत को उष्ण और शीतोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण दो जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है। लिख दिया? कर्क रेखा भारत को उष्ण और शीतोष्ण दो जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है। अब हम बात कर रहे हैं देशांतरीय विस्तार पर। देशांतरीय विस्तार में मैंने लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब दोनों के पीछे पूर्वी शब्द आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जैसे हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं हैं और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही थी, उत्तरी और दक्षिणी, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं हैं और उनमें एक देशांतर रेखा है 0 डिग्री जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। और देशांतरों के हिसाब से हम कौन से गोलार्ध का हिस्सा हैं? पूर्वी का, इसलिए हमारे शब्द पीछे आ रहा है पूर्वी। अब हम भारत का पहले बिंदु देख लेते हैं, यहां पर पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो यहां पर है, और पूर्वी बिंदु के नाम की हम बात करें, क्या नाम है पूर्वी बिंदु का? किबिथु। कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम क्या है? पश्चिमी बिंदु है गौर माता। यह कहां पर है? गुजरात में है। यह कितने डिग्री देशांतर पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पर, और यह वाला 97 डिग्री 25 मिनट पर। यह तो हमने देख लिया, ठीक। अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट में से ये वाली संख्या घटाओगे, यानी इस संख्या में से ये संख्या घटाओगे, तो लगभग कितना आंकड़ा आना चाहिए? तो 68 से 78 10, 78 से 88 20, 88 से 98, लगभग कितने आ रहे हैं? 30। यानी भारत लगभग कितने देशांतरों में फैला है? 30 देशांतरों में फैला हुआ है। अगर मैं 30 का आधा कर दूं 15, अगर मैं 15 इसमें जोड़ूं या इसमें से 15 घटाऊं इस वाली संख्या में, तो लगभग हमें भारत की मध्यवर्ती जो देशांतर है वो प्राप्त हो जाएगी। अगर हम 97 डिग्री 25 में से 15 घटाएं, 97 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? 82, लगभग 82.5। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की मध्यवर्ती देशांतर कौन सी है? फिर 30 में फैला है, हमने बीच वाला लिया तो कितना गया? 82.5। तो भारत की मध्यवर्ती देशांतर है 82.5 डिग्री। ये लीजिए 82.5 डिग्री यहां से गुजरती है। यह भारत की मध्यवर्ती देशांतर है, पूर्वी देशांतर। मध्यवर्ती है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए हमने इसे भारत की क्या घोषित कर रखा है? मानक समय रेखा घोषित कर रखा है। यह जो मानक समय रेखा है ऐसे घोषित नहीं होती है कि आप कह दोगे नहीं 82.5 वाला ठीक नहीं, हम तो 82 बढ़ाएंगे। विश्व के अंदर जिस भी देश ने अपनी मानक समय रेखा बनाई है वो 7.5 के गुणा में आती है। ऐसा नहीं है कि 5 के गुणा में उसको भी बना दिया, आपका मन किया कि नहीं हमें तो 80 अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट नंबर 81 है, मैं तो 81 बनाऊंगा। नहीं हो सकता, 7.5 के गुणा में आएगी तभी बनेगी। 7.5 के गुणा में आती भी है। तो 82.5 डिग्री भारत की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है, इसे भारत की मानक समय रेखा घोषित किया गया है। यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। वो अरुणाचल प्रदेश है, एपी, ये आंध्र प्रदेश है।
5 राज्यों से होकर गुजरती है। पांचों का उत्तर से दक्षिण क्रम ध्यान रखना है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब जो ये रेखा है, इससे भारत का टाइम डिसाइड होता है, लेकिन टाइम डिसाइड कौन से स्थान से होता है? नैनी से। भारत का समय कहां से लिया गया? नैनी कहां पर है? कहां पर है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। आप इलाहाबाद बोलते हो, मैं आपको गलत नहीं कह सकता, आप हो सही। इलाहाबाद से अलग होकर नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है मिर्जापुर। अब नैनी कौन से जिले में है? पहले कौन से में था? इलाहाबाद में था। इसीलिए बाजार में अभी भी जो किताबें आ रही उनमें इलाहाबाद लिखा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एनसीईआरटी में मिर्जापुर होकर आ गया है। सरकार किसको मानेगी? इसको मिर्जापुर को मानेगी। और सोर्स मैंने आपको दे दिया एनसीईआरटी में। अगर मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन गलत भी, यहां पर मैं आपको बढ़ा रहा हूं, आप पेपर में ये करके आए, सरकार आपका गलत मान ले। पहली बात तो हर जगह मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में जो लिखा है वही करके आना है। आप वो करके आते हो फिर भी सरकार गलत मानती है, तो सोर्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिर आप चैलेंज कर देना, सोर्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन एनसीईआरटी जिसके आगे मैं लिखा हूं ना, एनसीईआरटी के अनुसार, उसी की गारंटी ले रहा हूं। आप उठा के कोई भी कह दो कि सर ने पढ़ाया, हम तो सोर्स ये दो, जिसमें लिखवा दिया है कि एनसीईआरटी के अनुसार, उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नैनी मिर्जापुर में पड़ता है। वर्तमान में भारत का समय यहां से लिया गया है। तो हमने यहां पर बात कर ली भारत का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, भारत की मानक समय रेखा, सब पर बात कर ली। तो जो ये मानक समय रेखा है, इसे हमने मानक समय रेखा कब बनाया था? 1884 में। B7 वालों के नोट्स पढ़े तो? अच्छा, सब्जेक्ट बताओ भी। B6 की हो गया, आप 7 की हो? ठीक। B6 वाला कोई बैठा है क्या? कौन है B6 वाला? ईमानदारी से बता देना भी, कोई है तो। भूगोल की फीस एक्स्ट्रा ले लेना, जाने नहीं देना, बाहर नहीं निकालना, फीस एक्स्ट्रा लेनी है। क्या कोई? इधर वाले नहीं हो सकते बेचारे। ये कहते सर जी हम B7 के आ जाएं तो ही अच्छी बात। डबल डबल क्लास कहां से? सिंगल एक पूरा कोर्स, वही अच्छी बात। 82.5 डिग्री को हमने मानक समय रेखा बनाया था 1947 में, क्योंकि उससे पहले भारत बहुत बड़ा था। बांग्लादेश भी भारत में आता था। चलो बांग्लादेश भारत में है तो बांग्लादेश से अभी भी आगे हम, लेकिन उस समय पाकिस्तान भारत में था। भारत का देशांतरी विस्तार क्या था? ज्यादा। जब वो अलग हो गया तब हमारी 82.5 भारत की मध्यवर्ती देशांतर बनी थी। उससे पहले ये भारत की मध्यवर्ती देशांतर नहीं होती थी। 1947 में बनी है। हमने डिसाइड 1947 में कर लिया कि हम इस रेखा के माध्यम से हम भारत में टाइम डिसाइड करेंगे, लेकिन इस स्थान से टाइम डिसाइड होगा। यह बात 1956 तक आते आते डिसाइड की गई थी। यह स्थान 1956 में बनाया गया। तो आपको कि फिर 1947 से पहले भारत में टाइम डिसाइड कहां से होता था? 1947 से पहले 1884 से लेकर 1947 तक भारत में 2 स्थानों से टाइम का डिसाइड होता था। एक कोलकाता, एक मुंबई, क्योंकि अंग्रेज सबसे ज्यादा कहां रहते थे? कोलकाता, मुंबई में। अब आपको 1884 से पहले, तो 1802 से लेकर 1884 के बीच में भारत में टाइम डिसाइड मद्रास से होता था, यानी वर्तमान चेन्नई। अब आपको 1802 से पहले, उससे पहले घड़ी नहीं होती थी। लोकेशन देखी जाती थी सूर्य की, और सूर्य की लोकेशन के अनुसार बताया जाता था। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पर हमारी परीक्षा में इतना आएगा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है ये बताओ। अब भारत फैला है 30 देशांतरों में, और आप जानते हो कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी को पार करने में सूर्य की रोशनी में कितने मिनट का समय लगता है? 4 का। यह तो पता है 4 का क्यों लगता है? पता है सभी को? पता है क्या सभी को? हमारी पृथ्वी पर टोटल देशांतर कितने हैं? 360 है। अगर मैं ये बोलूं कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है 24 घंटे, अगर मैं ये बोल दूं कि पृथ्वी 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे लेती है, तो बात तो एक ही है। क्यों? पृथ्वी पर देशांतर कितने हैं? 360 देशांतर घूम जाएगी, इसका मतलब एक चक्कर पूरा कर लिया है। तो 360 देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटे में मिनट कितनी होती है? तो आप कहोगे 24 से गुणा कर लेते हैं 60 को। 24 गुणा 60। अब काट दो, 0 से 0, 6 से इसको काटा 6 को इससे काटा 4, यानी 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को पार करने में
सूर्य की रोशनी को कितने मिनट का समय लग रहा है? 4 मिनट का। भारत कितने देशांतरों में फैला है? 30। तो भारत को पार करने में सूर्य की रोशनी को कितने मिनट का समय लगेगा? 120 मिनट या 2 घंटे लगेंगे। यानी भारत का ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु, यहां पर मान लीजिए 4 बजे सूर्योदय होता है, यहां पर सूर्योदय कितने बजे होगा? 6 बजे होगा, क्योंकि 2 घंटे बाद आएगा, 30 देशांतरों को पार करके आ रहा है। यहां पर 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है, तो यहां पर सूर्यास्त कितने बजे होगा? 6 बजे। यहां पर 6 बजे सूर्योदय होता है, तो वहां पर कितने बजे होगा? 4 बजे। सही है ये। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, परीक्षा में सीधा सीधा क्वेश्चन आया कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त में कितने घंटे का अंतर रहता है? 2 घंटे। क्वेश्चन ये पूछेंगे, वो ये नहीं कहेंगे 4 बजे उगता है, 6 बजे छिपता है, 2 घंटे का पूछेगा। हाँ, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो परीक्षा में आया है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे हैं, तो गुजरात का समय क्या होगा? 6। क्यों, भारत में अलग अलग टाइम लागू होता है क्या? टाइम तो एक ही लागू होता है। अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे हैं, तो घड़ी सूरज के अनुसार थोड़ी चल रही है, घड़ी तो सेल पर चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे दिखा रही है, तो गुजरात में भी क्या दिखाएगी? 4 बजे। अभी आपने 6 बजा दिए थे। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। हाँ, यही तो बात है, स्लो स्लो सोचूंगा तो आप जवाब सही दे दोगे ना। मेरा पूरा मकसद है कि सही जवाब आना ही नहीं चाहिए, फिर मेरे मन में अगर इनको कुछ नहीं आता, मजा आएगा फिर। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर वहां पर 4 बजे तो पूरे भारत में घड़ी तो एक ही लागू, टाइम एक लागू होता है, भारत में एक ही टाइम रहेगा। अगर मैंने क्वेश्चन में यह बोला होता कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 4 बजे होता है, गुजरात में कितने बजे होता, तब आप 6 बजे करो। आपके सूर्योदय या सूर्यास्त शब्द आए तब क्या करोगे आप? 2 घंटे प्लस माइनस। अगर वो सूर्योदय या सूर्यास्त शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रहा है, वो सीधा बोल रहा है वहां 4 बजे हैं, यहां कितने बजेंगे, तो 4 ही बजोगे। एक क्वेश्चन और, अरुणाचल प्रदेश का लोकल टाइम 4 बजे है, तो गुजरात का लोकल टाइम क्या होगा? अब 6 बजेंगे, अब 4 नहीं बजाने, 6 होगा। 6 कैसे होगा अभी? अब आप बताओ। स्थानीय लोकल टाइम मैंने बोला, हिंदी मेरे को पता है, स्थानीय समय। ये भी बात ठीक है, पर लोकल टाइम का मतलब क्या है? लोकल टाइम किस पर डिसाइड होता है, इतना बता दो मुझे। सूर्य की लोकेशन के आधार पर। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं मैं, आपने कई बार घरों के अंदर ये चीज नोट की होगी, गांव में भी अपने घरों में जरूरी थोड़ी है कि सभी को टाइम देखना आता है। मम्मी वाली जनरेशन में फिर भी, दादी वाली जनरेशन में सभी को टाइम देखना नहीं आता। जैसे मेरी दादी को नहीं आता था, मेरी दादी अक्सर बोलती थी, पापा और 4 भाई हैं, तो उनकी 4 बहुएं होगी, तो सीधा सीधा बोलते कि आज देखो बीत की 6 8 तक आगे थे, काम कौन लगी? घरों में नहीं होता है, खास तो डांगरी बारे कौन काटा, नीम की 6 8 तक आ गई, ऐसे बोलते ना गांव में। यानी वो दीवार की छाया देखकर टाइम का अंदाजा लगा रही है, भी दीवार की छाया यहां है, इसका मतलब टाइम हो गया, वहां तक पहुंचेगी, इतने में सूरज ढल जाएगा, ये बोलते थे। तो ये जो छाया बन रही है, ये किसके आधार पर बन रही है? तो सूरज की लोकेशन के आधार पर अगर किसी चीज का टाइम डिसाइड हो रहा है, तो वो लोकल टाइम है, स्थानीय समय है। और सभी जगह सूरज की लोकेशन एक समान नहीं होती। गुजरात में जो लोकेशन है वो अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी है। तो जब किसी भी क्वेश्चन में आपको यह शब्द मिले कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूर्योदय, सूर्यास्त या स्थानीय समय यह है, तो गुजरात के अंदर सूर्योदय सूर्यास्त कब होगा या यहां का स्थानीय समय क्या होगा, ये 3 शब्द मिल जाए ना, सूर्योदय, सूर्यास्त या स्थानीय समय, तो टाइम को आगे पीछे करना है। ठीक है, पता चल गया कैसे आगे पीछे करना है इसमें टाइम में? यहां तक कोई दिक्कत बता दो, अभी मैं टाइम निकालना बताऊंगा आपको, एक बार दोहरा दूं। यहां तक भारत का देशांतरी विस्तार बताओ। 38 डिग्री, 68 डिग्री, 7 मिनट, 97 डिग्री, 25 मिनट। पीछे शब्द कौन सा है? पूर्वी देशांत। भारत का पूर्वी बिंदु की बिंदु कहां है? पश्चिम बिंदु कहां है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती? उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, अब आपसे अगला क्वेश्चन यह है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही थी, मानक समय रेखा 5 से, तो दोनों रेखाएं ऐसे, बीच में 2 राज्य ऐसे हैं जहां से दोनों ही गुजर रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, लेकिन दोनों एक दूसरे को काटती कहां पर है?
छत्तीसगढ़ में दोनों एक दूसरे को काटती है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री है, 5 राज्यों से गुजरती है, तो भारत का समय कहां से लिया गया है? नैनी से। कहां पर है ये? मिर्जापुर का है? यूपी में है। ठीक है। भारत कितने देशांतरों में फैला है? 30। तो भारत को पार करने में सूर्य की रोशनी कितना समय लगेगा? 2 घंटे 120 मिनट। ठीक है। तो यहां पर सूर्योदय 4 बजे होता है, तो यहां पर 6 बजे होगा। यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ चुकी है। आपने कई बार सुना होगा भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे? क्योंकि लंदन की अगर हम बात करें, लंदन में समय डिसाइड होता है, भारत में समय डिसाइड होता है। तो भारत वो कितने देशांतर आगे है लंदन से? 82.5। तो 82.5 उनकी टाइमलाइन में और हमारी टाइमलाइन में कितने देशांतरों का अंतर है? 82.5 को 4 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 330 मिनट। और 330 मिनट यानी 5.5 घंटे। यानी उनकी टाइमलाइन जो है और भारत की टाइमलाइन है, इन दोनों के बीच में कितने देशांतरों का अंतर है? 82.5 का। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को पार करने में समय लगता है 4 मिनट। तो 82.5 को 4 से गुणा किया, 330 है, और 330 घंटे कितने बन गए? तो भारत का लंदन से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। एक क्वेश्चन अगला और पूछ रहा हूं आपसे, आप निकाल के बताओगे टाइम, और बिना लिखे सीधा सोच के बताना है आपको कि मान लीजिए जो कनाडा है, कनाडा का समय मान लीजिए, अपनी तरफ से दे रहा हूं मैं संख्या ताकि आप जोड़ घटाव सही हो आपका, इस रेखा से निर्धारित होता है। यानी मान लीजिए कनाडा की मानक समय रेखा ये है, और भारत की आप जानते ही हो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो बताओ भारत और कनाडा के जो टाइम है उन दोनों में कितना अंतर होगा? एक आंसर है 400 मिनट। ठीक है, मैं ऑप्शन ए 400 मिनट। आप जो बताओगे? इन्होंने बताया 400 मिनट। क्या आंसर है? लिखना पड़ेगा। आंसर आया? लिख लो, कोई बात नहीं। मन ध्यान है थारा, पेन ना उठा चाहिए, दिमाग ही कौन सा लगा अपना गणित में, तो घबराहट हो रही है। चार 400 है। ठीक है, 400 बढ़िया है। 420 दूसरा ऑप्शन 420। 424 420 मिनट 424 मिनट। और बताओ, कोई एक आधा तो आ ही जाएगा। और टाइम नहीं आया? कितना आया? आया नहीं अभी तो। कुछ कमाल होगी। एक ऑप्शन तो और भरो, ऐसे मत करो। मेरे को नहीं करना है, मैं आपके जवाब सुनना चाहता हूं। इनमें से कोई नहीं? अच्छा, मतलब आपने जोड़ घटाव किया ही नहीं, आप बाकी देख रहे हो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, पड़ोसी जवाब दे देंगे, वही कर देंगे। 900 260 200 से 4 ही ऑप्शन है। 200 से अब जवाब आने लगे आपके। इसका आंसर है 400। अब कारण क्या उसका बता देता हूं। आपने ज्यादातर विद्यार्थियों ने क्या किया? 82.5 में से 17.5 घटाए गुणा 4। हर चीज के अंदर घटाना नहीं है, दोनों के पीछे शब्द देखने होते हैं। यहां पर क्या है? पश्चिमी देशांतर। यहां क्या है? भारत पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, भारत का समय इस रेखा से निर्धारित होता है। उसके पीछे पश्चिमी शब्द आ रहा है, यानी कनाडा की मानक समय रेखा 17.5 इधर पड़ती है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 0 से इधर कितने हैं? 17.5। 0 से इधर कितने हैं? तो दोनों में अंतर कितना हो गया रेखाओं में? 82.5 दूरी पहले ये तय की और बाद में 17.5 ये जोड़ो, कितने हो गए? 100 गुणा 4 400। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी किसी मानक समय रेखा पूछी जाए, आपको अंतर पूछा जाए, तो 2 मानक समय रेखाएं दी जाएगी, दोनों के पीछे आपको यह शब्द देखने हैं। अगर दोनों के पीछे सेम शब्द मिले, पूर्वी पूर्वी, पश्चिमी पश्चिमी,
तब तो माइनस गुणा 4। अब देखो इसमें क्या सेम शब्द है? नहीं, एक में पश्चिमी एक में पूर्वी है, तो प्लस गुणा 4। प्लस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि दोनों में अगर विपरीत शब्द होंगे तो इसका मतलब है दोनों अलग अलग गोलार्ध के देश हैं, तो प्लस होगा। अगर सेम शब्द होता पूर्वी पूर्वी, इसका मतलब है दोनों एक ही गोलार्ध के हैं, फिर संख्या माइनस करनी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं इसका आप क्या जवाब देते हो। ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको, लिख रहा हूं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है राजस्थान में। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस, यह क्वेश्चन आरएस और यूपीएससी के द्वारा 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तरी आयरलैंड में स्थित स्टेडियम में क्रिकेट का मैच चलो आपके लिए और सहूलियत कर देता हूं। दो बजे देखो, जवाब तो आने दो। जो भी, जरूरी नहीं है कि गलत ही हो। क्या जवाब? एक आपकी तरफ से 2 आ गया है। आपके पास कोई फोन फ्रेंड की वो नहीं है, खुद को जवाब देने पड़ेंगे आपको। 12 12 AM या PM? 12 तो सीधे रखते हैं। 12 AM करूं PM करूं? 9 AM। चलो 9 AM कर दिया। पहले ये बताओ, ये 12 वाले में क्या करना है? AM PM किसने कहा था? 12 PM। इसको ये समझ नहीं आ रहा कौन सा बताना है। चलो ये आपने 9 बताया है ना? हाँ चलो, आपने कहा 9 AM है। ये कहा था, और बताओ भाई। आरएस के अनुसार दूंगा 500 ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 AM। 5वां मैं बता देता हूं, आंकड़े अधूरे हैं। अब बताओ, हैं 7:30? आंकड़े अधूरे हैं? अच्छा, आंकड़े अधूरे हैं। एक चीज का ध्यान रखना, गणित नहीं है, भूगोल है। भूगोल में जब भी कहीं आपको लिखा मिले ना आंकड़े अधूरे हैं, कभी ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ ये बोल सकते हो उपयुक्त में से कोई नहीं होता, वो ऐसा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन भूगोल में ये कभी नहीं होता है आंकड़े अधूरे हैं, क्यों? गणित थोड़ी है। इसमें वो भी नहीं कह सकते आप माना कि x, वो भी नहीं चल सकता इसमें। अब आप में अलग अलग है, इसका सही जवाब क्या है? इनमें से एक भी जवाब सही नहीं है। इसके अंदर आएगा आपके, चलो करके देख लें, आंसर आएगा 8 PM। कैसे आएगा? तो पहली बात, भारत के अंदर भले ही मैं जोधपुर लिखूं, भले ही चेन्नई लिखूं, भले ही मैं सम लिखूं, भले ही मैं मेरे गांव का नाम लिखूं, भारत में टाइम तो पूरे भारत में एक ही लागू होगा। और वो लागू कौन सी रेखा के माध्यम से होता है? 82.5। तो भारत में जब 82.5 रेखा से समय निर्धारित होता है ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। उत्तरी आयरलैंड के अंदर क्या है? पश्चिमी, यहां पर है 7.5। दोनों को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो कितना आया? 90। 90 गुणा 4 360। 360 यानी 6 घंटे। अब आपको पहले लेके जाएंगे बाद में लेके जाएंगे, तो एक चीज सोच के देखो कि हमारी जो पृथ्वी है, इधर से सूरज उगेगा, पहले कहां उगेगा? भारत में, और बाद में जाएगा इधर। जब यहां पर 2 बजेंगे ना, इतने में रात के 8 बज जाएंगे अपने, उनसे हम आगे हैं।
पीछे नहीं, आप पीछे लेके जा रहे हो। आप तो अगर आप सुबह के बजा रहे हो ना 8-9, तो वो गलत होगा। रात को 8 बजाने हैं, क्योंकि हमारे पहले यहां पर 2 बज गए, बाद में जब उनके 2 बजे तो तब तक हमारे यहां पर क्या बज चुका था? 8 PM जवाब होगा। हालांकि यूपीएससी के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जोधपुर की जगह यहां पर लिखा हुआ था भोपाल। भले मैं चेन्नई लिखूं, कुछ भी लिख दो भले। भारत में समय तो सभी जगह एक ही लागू होता है 82:30 से। कैसे है? 7:30 समझन में? अच्छा, तो इसका 8 सही जवाब होगा। समय निकालना पता चल गया? लिखो फिर, लिख लो, बाद में एक क्वेश्चन और दूंगा तुम्हें। देखते हैं समय निकालते हो सही कि नहीं, सब पता चल जाएगा। देशांतर विस्तार, हेडिंग लगा दी, देशांतरी विस्तार। ऊपर वाली लाइन लिख दो। स्थानीय और मानक समय एक ही है, अलग अलग? स्थानीय समय हमेशा ही अलग अलग स्थानों का अलग अलग होता है। मानक समय पूरे देश में लागू होता है। मानक समय हमेशा पूरे देश का एक होता है, स्थानीय समय प्रत्येक स्थान का अलग होता है। लिख दी ऊपर वाली लाइन। लॉन्गिट्यूड L, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, लिख दिया। अगली लाइन में शब्द लिखो पूर्वी बिंदु। बराबर का निशान किबिथु, पूर्वी बिंदु, उसके सामने किबिथु। किबिथु कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। आप पूरा लिखना अरुणाचल प्रदेश, AP मत लिख देना। फिर है पश्चिमी बिंदु, लिखा हुआ है गौर माता गुजरात। लिख दिया गौर माता गुजरात। फिर आपको हेडिंग बनानी है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा के आगे ब्रैकेट में लिख दो 82.5 डिग्री। लिख देना पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। इसके आगे लिखो 5 राज्य। 5 राज्य ब्रैकेट में लिख देना उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण क्रम। अब 5 राज्यों का क्रम बोल रहा हूं। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। लिख दिया? ठीक। अब आपको नोट करके पॉइंट लिखना है। नोट में पहला पॉइंट है भारत का समय
भारत का समय मिर्जापुर के नैनी से निर्धारित होता है। भारत का समय मिर्जापुर के नैनी से निर्धारित होता है। लिख दिया। दूसरा पॉइंट नोट में, भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतर, भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतर होता है। लिख दिया। ठीक। अब अंतर क्यों होता है वो मैंने सारा आपको बता दिया है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5.5 घंटे का वो आपको खुद को करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताना। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भारत की जो मानक समय रेखा है इसके ऊपर सुबह के 10 बजे हुए हैं, तो शिलोंग का स्थानीय समय, शिलोंग आप जानते हो कहां है? अरुणाचल, मेघालय में है ना। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और असम कौन बोला? इन्होंने तो अरुणाचल प्रदेश बोला है, असम इन्होंने बोला है। फिर 82.5 डिग्री पर सुबह के 10 बजे हुए हैं, तो शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। नौ 22 आ रहा है। और कोई भी? 10 बी ऑप्शन 10:38 आपका ये ऑप्शन है। 9:22 ऑप्शन सी। अच्छा 11 ए ऑप्शन सही जवाब है इसका, बी ऑप्शन। अब कैसे सही जवाब है वो देखना है। आप कहोगे पहली बात तो हम जवाब कैसे दें, आपने शिलोंग का हमें देशांतरी नहीं बताया। बताने नहीं होता, पेपर के अंदर क्वेश्चन ही ऐसा आता है। अब एक चीज सोच के देखो, 82.5 की शिलोंग कौन सी दिशा में पड़ता है? पूर्व में या पश्चिम में? पूर्व में है। तो सूरज किस दिशा में उगता है? पूर्व में। तो शिलोंग में पहले उगेगा सूरज या 82.5 पर? शिलोंग में। शिलोंग का जो लोकल टाइम है, मान लीजिए सुबह 7 बजे वहां सूर्योदय हो गया, उस समय तक 82.5 पर तो अंधेरा होगा, सूरज धीरे धीरे उधर जा रहा है। जब वो यहां पहुंचा 82.5 पर, इतने में दिन यहां पर तो क्या आ गया था, काफी चढ़ गया था। यानी इसको क्रॉस करने के बाद वो पहुंचेगा 82.5 पर। तो लोकल टाइम सोच के देखो कि जब यहां पर 10 बजे हुए हैं 82.5 पर, तो शिलोंग में तो सूर्य क्रॉस करके आ चुका है। समय क्या होगा उसका? आगे रहेगा। लोकल टाइम उसका क्या होगा? आगे होगा। अब आगे होगा तो कितना आगे होगा? तो आगे में सिर्फ एक ही दिखा रखा है, 11। इतना आगे नहीं हो सकता। क्यों आगे नहीं हो सकता इतना?
1 घंटे का अंतर कैसे आएगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 1 घंटे का अंतर कब आता, जब दोनों के बीच में कितने देशांतर का अंतर होता? 15 का। आप जानते हो 2 देशांतरों के बीच की दूरी को पार करने में सूर्य की रोशनी कितने मिनट लगते हैं? 4। यहां का 10 बजे है, यहां पर आप 11 बजा रहे हो, यानी 60 मिनट का अंतर डाल रहे हो। 60 मिनट का अंतर मतलब 15 देशांतर का। आप 15 देशांतर जोड़ते कितने पे पहुंचोगे? 97 पर पहुंचोगे, अरुणाचल प्रदेश में। और शिलोंग कहां पर पड़ता है? मेघालय में। यह हो ही नहीं सकता। आगे का टाइम सिर्फ क्या बचा? 1। अब है कितने पर? शिलोंग है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। एक बार उसने जयपुर का पूछा था, बोला कि 82.5 डिग्री पर सुबह के 11 बजे हुए हैं, तो बताओ जयपुर का स्थानीय समय क्या होगा? अब जयपुर का स्थानीय समय आपको अगर देशांतर पता है तो आप बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे। लगभग 76 के आसपास। और ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। ये सामान्य परिचय टॉपिक की एक खास बात आपको बता देता हूं कि लगता है नाम में है सामान्य परिचय, और हमें लगता है कि वास्तव में क्या मजेदार टॉपिक है, पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु। ये टॉपिक सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है तब तक तो रहता है आसान, सबसे आसान टॉपिक है सब इंस्पेक्टर की परीक्षा तक। सेकंड ग्रेड के लिए भी आसान है। यूपीएससी आरएस के लिए सबसे मुश्किल टॉपिक ये होता है। अब आपको कैसी बात कर रहे हो, सेकंड ग्रेड में इतना ज्यादा नहीं करते। आरएस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जिस अक्षांश पर स्थित है वह अक्षांश राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? गंगानगर, नागौर, फिर दिया बाड़मेर और फिर दिया डूंगरपुर। क्या होगा? गंगानगर। मानचित्र देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये यहां है राजधानी, इसका अक्षांश जाएगा नागौर से। एक बार ये क्वेश्चन दे दिया कि बताओ दार्जिलिंग जिस अक्षांश के ऊपर है उसी अक्षांश पर यूपी का कौन सा शहर स्थित है? दार्जिलिंग यहां पड़ता है, यहां आएगा आगरा। क्या चीज? ऐसे सवाल हमें नहीं करने होते, आपको। हमें नहीं, मतलब मैं नहीं, आप। ठीक है, हमारे लिए तो आसान है ये टॉपिक, क्योंकि हमसे इतना ज्यादा वो नहीं उलझाएगा। उनको पता है उलझा दिया ना तो ये इसी में उलझे रह जाएंगे, आगे का पेपर छोड़ देंगे। यूपीएससी आरएस के अंदर आप 2013 का पेपर उठा के देख लेना, प्री का क्वेश्चन आया हुआ है नागौर वाला ही। 2008 के उठा के देख लो, पेपर में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। देशांतर आपको लिखा दिया। हमने नामकरण बात कर ली, अक्षांश बात कर लिया, देशांतर बात कर ली। अब हम पढ़ेंगे सीमाएं। अगर हम सीमाओं में बात करें सबसे पहले, और सबसे पहले जो सीमा हम देख रहे हैं वो कौन सी है? स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा पर हमारे पड़ोसी देश कितने हैं टोटल? 8। नया कौन सा बढ़ा दिया? नया कौन सा बनाया है? 7 है। और उन 7 देशों के साथ हमारी टोटल बाउंड्री कितनी लगती है? 15,200। 7 पड़ोसी देश है, 7 के हमें नाम ध्यान होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा हमारी बाउंड्री कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। 1 नंबर पर आपने बताया बांग्लादेश। अभी मानचित्र में भी हम देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद 2 नंबर पर सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। 4 नंबर पर नेपाल। 5 नंबर पर म्यांमार। 6 नंबर पर भूटान। 7 नंबर पर अफगानिस्तान। ये तो हमने पड़ोसी देश देखे। अब इनकी हमें दिशाएं भी पता होनी चाहिए कि कौन सा देश हमारे कौन सी दिशा में स्थित है। जैसे बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश कौन सी दिशा में है? पूर्व में। चीन कौन से में है? सुदूर उत्तर। सुदूर उत्तर का मतलब है जो उत्तर से भी और ज्यादा उत्तर में। उत्तर में तो नेपाल भी उत्तर में भी है, और ऑप्शन में नेपाल और चीन दोनों दे दी तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चीन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करोगे? सुदूर उत्तर। पाकिस्तान कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में।
राजस्थान भारत का पश्चिमी राज्य नहीं है, ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी राज्य है। नेपाल कौन सी दिशा में है? उत्तर। म्यांमार कहां है? सुदूर पूर्व, पूर्व में बांग्लादेश लिख दिया हमने पहले। भूटान कौन से में? भूटान में भी आप उत्तर ही लिखोगे। अफगानिस्तान में उत्तर पश्चिम। तो ये हमने दिशा देख ली। कौन से देश के साथ हमारी जो बाउंड्री की लेंथ है, वो बाउंड्री की लेंथ देखनी है। बांग्लादेश के साथ कितनी है? चीन के साथ कितनी है? 3488। पाकिस्तान के साथ कितनी है? 3323। नेपाल के साथ 1751। म्यांमार के साथ भूटान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। सातों के सातों पड़ोसी देश देख लिए हमने। कौन सी दिशा में, ये देख लिया। उनके साथ बाउंड्री की लंबाई कितनी, ये देख लिया। मेरे हिसाब से आपको आंकड़े सारे याद होंगे। ये याद है क्या? याद होगे? जो चीज पेपर में नहीं आती वो पहले याद होती है। पेपर में नहीं आती ये चीजें, नहीं आएगी। और ज्यादा अगर आपको याद, देखो पढ़ना तो सारी चीजें चाहिए। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं सोचना याद करके गलती कर दी। नहीं याद है तो प्रेशर नहीं डालना इस चीज के ऊपर। उसका कारण बता देता हूं। पेपर के अंदर जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, तो वो कोई ऑफिशियल वेबसाइट खोल खोल के पेपर नहीं बनाता है। जो किताबों में दिया होता है वही बनाता है। ये वाले आंकड़े एनसीईआरटी में नहीं लिखे गए। इनको आप जोड़ लगा लो, 15,106 आएगा, 15,200 नहीं आएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जब 15,200 आंकड़ा पूरा आ ही नहीं रहा है, तो फिर किस आधार पर एनसीईआरटी ये आंकड़ा लेके लिखेगी नहीं। क्योंकि अगर ये आंकड़े लिख देना तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी ने मान लिया है कि पीओ के क्षेत्र रियल में किसका है, अक्साई चीन किसका है। ये आंकड़े 15,106 कब आ रहा है? जब वो दोनों क्षेत्र निकालते हैं तब हमारे पास कितना आता है? 15,106। और एनसीईआरटी क्या मानती है? ये आंकड़ा मेल खा ही नहीं रहा है। तो एनसीईआरटी में ये वाले आंकड़े नहीं दिए गए। एनसीईआरटी में सिर्फ आंकड़ा दिया गया है 15,200। इसलिए एग्जाम के अंदर परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताओ, 15,200 ये पूछ सकता है। ये वाले आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे। पूछे जाएंगे तो आपसे दिशाएं। आंकड़े नहीं आते, इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? फिर पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके आपको अवरोही क्रम और आरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ। मैंने क्रम से लिखा दिया आपको। अगर आप घटता हुआ क्रम लिख रहे हो, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये आपका अवरोही क्रम है। नीचे से आ रहे ऊपर की ओर आरोही क्रम है। परीक्षा में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत के पड़ोसी देशों को अवरोही क्रम में सुसज्जित करें, आरोही क्रम में सुसज्जित करें। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। अब ये कब याद रहेगा? जब आंकड़े याद होते हैं। तो जिसने याद कर रखे हैं तो ठीक है, नहीं याद है तो वो सीधा याद कर लेना बस। और दिशाएं याद होनी चाहिए। हाँ ना, उत्तर पूर्व में मैं भी मानता हूं उत्तर पूर्व, लेकिन एनसीईआरटी उत्तर लिखती है। एनसीईआरटी में लिखा वही चीज लिख रहा हूं मैं। पेपर में आ चुका है ये, उत्तर ही माना उन्होंने। उतार दो इसे।
लिख दिया? अब हम एक एक करके पड़ोसी देशों पर चर्चा करेंगे। साथ साथ लिख लेना। हमने बाउंड्री की लेंथ वगैरह देख लिया, दिशा लिख रखी है, वो नहीं लिख रहे दोबारा यहां पर। बाउंड्री का नाम क्या भारत पाकिस्तान के बीच में? किसने निर्धारित की थी? सर रेडक्लिफ, सीरियल रेडक्लिफ। कौन कौन से राज्य छूते हैं हमारे इसको? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। यह रहा हमारा गुजरात, यहां से शुरू होती है बाउंड्री, राजस्थान, पंजाब। यह आ गया जम्मू एंड कश्मीर और यह आ गया लद्दाख, और यह बाउंड्री यहां तक आती है। उतार दिया साथ साथ में, उतारना है साथ साथ। लिख दिया? यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरी। लिखवाऊंगा अभी, पहले लिखवा कर फिर मैं आपको समझा दूंगा। लिखो पहली विशेषता, यह कृत्रिम, यह कृत्रिम और अध्यारोपित, यह कृत्रिम और अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। यह कृत्रिम और अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। कृत्रिम तो आप जानते हो, मानव के द्वारा बनाई गई हर एक चीज किसे माना जाएगा? कृत्रिम। तो रेडक्लिफ ने बनाई है तो ये क्या है? कृत्रिम है। अध्यारोपित, आप जानते हो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक अधिनियम के माध्यम से किया गया। उस अधिनियम को बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और उस अधिनियम के अंदर इस बाउंड्री का उल्लेख है। यानी कि अधिनियम के द्वारा स्थापित होने की वजह से इसलिए इसे क्या बोल दिया गया? तो अधिनियम के द्वारा रोपी गई है इसलिए अध्यारोपित। दूसरी विशेषता लिखो, LOC
LOC रेखा, ब्रैकेट में लिख दो 1949, 1949। 1947 में नहीं बनी है, ध्यान रखना, ये लाइन 1949 में बनी थी, उसका बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको। LOC रेखा POK को भारत से अलग करती है। एक विशेषता और लिखनी है, पाकिस्तान 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, पाकिस्तान 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को गुजरात और सिंध प्रांत के, गुजरात और सिंध प्रांत के बीच की सीमा मानता है। गुजरात और सिंध प्रांत के बीच की सीमा मानता है, यानी कि यहां पर गुजरात में जो ये बाउंड्री है इसका नाम है सरक्रिक। भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात में ये वाली बाउंड्री सरक्रिक है। पाकिस्तान सरक्रिक को नहीं मानता। पाकिस्तान कहता है ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, और मुझे टेढ़ी मेढ़ी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सीधा साफ सुथरा काम करता हूं, तो मुझे 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बाउंड्री मानूंगा मैं तो। और भारत नहीं मानता इसको, क्योंकि भारत ने अगर मान लिया तो भारत को एक बहुत बड़ा क्षेत्र किसको देना पड़ेगा? भारत इस बाउंड्री को नहीं मानता, केवल पाकिस्तान मानता है। तो ये क्वेश्चन आ गया, ये भी गया। अब मैंने 1949 लिखा है, उसके अंदर वो क्यों लिखा है? भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो आप जानते हैं भारत के अंदर टोटल 562 रियासतें होती थी। 562 में से 13 रियासतों ने बोला कि हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। 546 रियासतों ने भारत में विलय होने की बात कही। तो 546 और 13 कितने हो गए? 559। पीछे बच गई 3, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तीनों बोले हम तो रहेंगे स्वतंत्र। जब इन्होंने स्वतंत्र रहने की बात की थी तो हैदराबाद रियासत का जो राजा था वो मुस्लिम था, जनता कैसी थी? हिंदू। तो उसने क्या किया कि जनता ने मांग की कि हम भारत में मिलेंगे। नवाब को यह चीज मंजूर नहीं, तो नवाब ने कहा जनता जो भी इस बात का समर्थन करती है कि हमें भारत में विलय होना चाहिए उनको मारो। जब उसने मारने के आदेश दिए तो जनता भाग भाग पर कहां पे आ गई? भारत में। भारत सरकार को बताया, भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, अपोलो ऑपरेशन, जिसके माध्यम से हमने हैदराबाद को क्या कर दिया? भारत में मिलाया। अब बची 2 रियासतें, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ बहुत प्यारी रियासत है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं चर्चा जम्मू कश्मीर पर करूंगा। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। हरि सिंह ने बोला कि मैं स्वतंत्र रहूंगा। नेहरू जी बोले ठीक है स्वतंत्र रहो। अब जैसी से स्वतंत्र रखने की बात कही गई, पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने कहते हैं इसके ऊपर अटैक कर दिया। हरि सिंह जी भागे भागे दिल्ली आए। दिल्ली आकर नेहरू जी को बोला कि हमारी सहायता करो। उस समय राष्ट्रपति तो था ही नहीं, 1947 की बात है। उस समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये होते थे, और भारत की तीनों सेनाओं का मुख्य गृह मंत्री होता था उस समय। अब भागे भागे जब आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पर थे नहीं। नेहरू जी को बोला सेना भेजो, अटैक कर दिया मेरे ऊपर और मेरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। नेहरू जी बोले अभी देखो। नेहरू जी को अपने फोन उठाया और वल्लभ भाई पटेल को फोन मिलाया, सेना भेजनी है जम्मू कश्मीर में। क्यों? हरि सिंह जी आए हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, बात कराओ एक बार। हरि सिंह जी से बात की। हरि सिंह जी बोला देखो जी बात है सीधी सी, थारा पड़ोसी, सहायता तो करो। कहा देखो जी सहायता हम कर नहीं सकते, करना तो चाहते हैं कर नहीं सकते। क्यों? कि देखो पाकिस्तान हमारा बहुत ही प्यारा पड़ोसी देश है, आप स्वतंत्र रियासत हो, भारत का भाग नहीं हो, तो फिर आपकी अगर सहायता करेंगे तो पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी हो जाएगी। आप अलग देश हो, अपने आप में सहायता नहीं कर सकते। हरि सिंह बोला कि यार कुछ भी उपचार नहीं है। एक उपचार है। कहां? कि कागज है नेहरू जी के पास, अभी मैं देखे गया था। कहां? साइन कर दो उस पर। क्या वो क्या है? लेटर ऑफ मर्जर। आप भारत में विलय की लिखित घोषणा करते हो, हाथों हाथ सेना जाएगी। हरि सिंह जी ने कुछ नहीं देखा, हाथों हाथ साइन किए, भारतीय सेना गई। भारतीय सेना ने उन्हें काफी पीछे तक धकेल दिया था, लेकिन नेहरू जी थोड़े मुलायम दिल का, नरम दिल का आदमी था बेचारा। उसने बोला जनता मरती हुई मेरे से नहीं देखी जाती। वो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ के अंदर। यूएनओ में जब मुद्दा गया तो यूएनओ वाले ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का काम था, यहां पर जब आई तो उसने कहा भी लड़ाई रोक दो, जहां पर जिस देश की सेना खड़ी है वहीं खड़ी रहे। 2 काम होंगे।
पहली बात, राजा कैसे डिसाइड कर सकता है कि जम्मू कश्मीर की जनता को पाकिस्तान में जाना है कि भारत में जाना है? जनता डिसाइड करेगी, और जनता डिसाइड करेगी वोट के माध्यम से। अब नेहरू जी के मन में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में भी गलती चले गई, यूएनओ के अंदर वोटिंग होगी तो पाकिस्तान में जाएगा जम्मू कश्मीर तो। लेकिन दूसरी बात उस कमेटी ने यह रखी, वोटिंग तभी होगी जब दोनों देश ये क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटा लेंगे। अब पाकिस्तान को यह बात पता चली भी, ये बात उन्होंने बोली है कि सेना हटानी पड़ेगी, तो उन्होंने बोला वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पीछे से कब्जा कर लेगा, हम नहीं हटाएंगे सेना। अब सेना उन्होंने हटाई नहीं तो वोटिंग हुई नहीं, वोटिंग हुई नहीं तो दोनों देशों के बीच में विवाद वैसा का वैसा रहा। कमेटी की तो बात मानी नहीं है, कमेटी वापस चली गई, दोबारा लड़ाई आपस में शुरू, और भारत पीछे धकेलता जा रहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने बाद में सूझबूझ से काम लिया, बोला जानता चोर का झींटे ही अच्छा फिर जम्मू कश्मीर पूरा चला जाएगा, इससे थोड़ा बहुत तो कुछ रखें। तो भारत के नेहरू जी को बुलाया कराची के अंदर, 1949 में समझौता किया, युद्ध विराम समझौता कराची में हुआ, इसलिए इसे कराची समझौता कहते हैं। 2 साल तक लड़ाई चली है हमारी, इसीलिए हम बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हैं? 4, 47 में, 65 में, 71 में, 99 में, 4 युद्ध हो चुके हैं। तो फिर अब एलओसी बनी थी, उस समय इसे युद्ध विराम सीमा कहा जाता था, तो ऐसे करके एलओसी बनी है। अब बात आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ का जो राजा था बड़ा गजब का राजा था, मतलब मस्त मौला आदमी, रंगीन आदमी लंदन में रहता था, यहां रहता ही नहीं था। मैं वो रंगीले की बात नहीं कर रहा, मुगल शासक की, मैं रंगीन आदमी मतलब शाम को लिटिल लिटिल ट्विंकल स्टार, उसमें विश्वास रखता था और अपनी धुन में मस्त रहता था बेचारा। लंदन गया हुआ था। बेनजीर भुट्टो का नाम सुना आपने? पाकिस्तान की नेता। उसके दादा जो थे वो इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इस नवाब का नाम था महाबत खां, जूनागढ़ वाले का। और जाकर सरदार पटेल ने उसके प्रधानमंत्री को बोला कि ऐसे ऐसे करके बात है, जनता है हिंदू, तुम राजा हो मुस्लिम, तुम पाकिस्तान में ले जाना चाहते हो इस रियासत को, यह संभव नहीं है, वोटिंग होगी। तो उस प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं राजा जी को सूचना दे दूं। कहां दे दो? राजा जी को सूचना दी महाबत खां को। महाबत खां आया, महाबत खां को पता था कि ले देकर अपने पे हाथ में तो कुछ है नहीं, जैसा ये कहेंगे करना पड़ेगा। बोला करवा लो वोटिंग। वोटिंग करवाई, 51% वोट आगे भारत के पक्ष में। जूनागढ़ कहां रह गया? भारत में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि महाबत खां कुत्तों का बहुत बड़ा शौकीन था। कहते हैं अखबार में आप पढ़ना, अलग अलग अखबारों में अलग अलग मिलेगा। एक अखबार तो कहता है कि उस समय 800 कुत्ते थे उसके पास 1900 से, एक अखबार कहता है 1200, एक अखबार तो 2000 कुत्ते बताता उस समय उसके पास। और प्रत्येक कुत्ते पर उस समय प्रत्येक महीने 1000 रुपए खर्चा आता था। इसका मतलब 2000 कुत्तों का 20 लाख, यानी उस समय कुत्तों पर खर्च कर देता था 20 लाख। और बाद में कुत्तों की और कुत्तियों आपस में शादियां और कराता, शादियां करवाकर बाद में लोगों को खाना खिलाता। और कहते हैं कि जो नवाब था महाबत खां, उसकी फेवरेट जो सबसे पसंदीदा जो कुतिया थी वहां पर उसका नाम था रेशमा। कहते हैं पूरे राज्य में उसने ढिंडोरा पिटाया भी, रेशमा का ब्याह करना है, कोई सुंदर सुशील पढ़ा लिखा हो तो बताना। पूरे राज्य के अंदर जो 2000 कुत्तों में से थे, 1999 कुत्तों में उसे कोई बढ़िया नहीं मिला, सारे के सारे लफंडर थे। राज्य में और देखा कोई नहीं मिला। तो उसे पता चला कि जो मैसूर का राजा है, वर्तमान बेंगलोर, उसके पास एक कुत्ता है जिसका नाम है बॉबी, और वो बड़ा शाना कुत्ता है। मैसूर के राजा को कॉल किया कि राजा जी एक काम है, बताओ। कहा आपके पास एक कुत्ता है बॉबी? कहां? हमारे यहां पर रेशमा है। कहा अच्छा शादी करनी है। मैसूर पहले सोचा कि यार कैसा इंसान है, कहा चलो कोई ना ले जाना आप। कहा ना ना बारात लेकर आओ। कहते हैं मैसूर का राजा बकायदा बारात लेकर आया और बॉबी और रेशमा की शादी की गई, और उसके अंदर लॉर्ड माउंटबेटन को खाने पर बुलाया था लॉर्ड माउंटबेटन खाने पर गया। उस समय कहते हैं उसकी शादी पर 12 लाख रुपए खर्चा आया था, मायरा मुयरा सब भरा है इतना भी सब्र नहीं किया। जब वोटिंग होकर सारा कुछ तय हो गया कि भारत में मिलेगा जूनागढ़, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये एक छोटी सी जहाज है 20 सीटर, इसमें बैठो, पाकिस्तान के लिए रवाना होना चाहते हो तो पाकिस्तान जाओ, यहां रहना चाहते हो तो यहां रहो। अब उसकी बैग में भी काफी सारी थी, इतने सारे कुत्ते थे। तो उसने कहा कि 2000 कुत्तों को तो मैं बिठा नहीं सकता। तो बेनजीर भुट्टो के दादा ने सोचा भी पहले बेगमों को बिठाएगा, तो बोला बेगमों को नहीं, पहले कुत्तों को बिठाओ, जिसको मैं सिलेक्ट करता हूं। कुत्तों को बिठा लिया। अब कुत्तों से जहाज भर गया, और आगे आगे पायलट के पास जाके खुद बैठ गया, एक तरफ बॉबी और एक तरफ रेशमा, आगे आगे बिठाया। अब बेग में बैठ नहीं पाई, तो बेनजीर भुट्टो के दादा ने कहा यार क्या इंसान है तू, बेगमों को छोड़ दिया, कुत्तों को साथ लेके जा रहा है। कि बेग में मुझे पाकिस्तान में और मिल जाएंगे, कुत्ते नहीं मिलेंगे यह कथन है महाबत खां का। और लास्ट में पाकिस्तान में कुत्ते के काटने से ही मौत हो गई थी। प्रेम हो तो वन्य जीवों के प्रति ऐसा, वरना न हो।
तो ये हमने बात कर ली है भारत पाकिस्तान पर। कल हम भारत बांग्लादेश वगैरह जो भी राज्य हमारे पड़ोसी वो कंप्लीट कर देंगे।